हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, और उसके अंतर्गत आज हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक संयोजन क्या है। तो रासायनिक संयोजन कौन करते हैं? तत्व करते हैं, और तत्व रासायनिक संयोजन या रासायनिक अभिक्रिया के बाद यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक के निर्माण के लिए रासायनिक संयोजन होता है किसमें? तत्वों में। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं वो क्या है? असंख्य यौगिक के निर्माण किए हैं। जैसे हमारे डेली नीड्स की जो चीजें हैं, जैसे साल्ट है, नमक, आपका सोडा है, साबुन, शैम्पू, ठीक, सीमेंट है, और जो दवाइयाँ हैं, ठीक, और भी जैसे चीजें हैं, प्लास्टिक्स हैं, आपका जो अभी का रेन कोट है, नॉन स्टिक्स हैं, ये सब क्या है? बहुत सारे कंपाउंड, असंख्य कंपाउंड है या यौगिक हैं जो तत्वों के द्वारा ही निर्मित हुए हैं, और ये तत्व रासायनिक संयोजन के द्वारा ही यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन का क्या मतलब है? तत्व क्या है? रासायनिक संयोग करते हैं। इसका क्या मतलब है कि तत्वों में जो परमाणु होते हैं और परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, या तो आदान प्रदान के द्वारा या शेयरिंग या पार्टनरशिप के द्वारा क्या है, केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं, और उसी के द्वारा क्या होता है? रासायनिक संयोजन या रासायनिक अभिक्रिया होता है। आगे की क्लासेस में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमको पढ़ना है रासायनिक संयोजन के नियम। तो अब तक हमने देखा कि जो तत्व हैं वो रासायनिक संयोजन के बाद यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्या है तत्व? क्या है? पदार्थ के ही रूप है। तो हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम यौगिक कहते हैं। वो यौगिक क्या है? अपने मूल तत्वों के गुणों से क्या है? अलग होते हैं। तत्वों के जो प्रॉपर्टीज हैं वो बनने वाले यौगिक के प्रॉपर्टीज से क्या है? अलग होते हैं। तो तत्व और यौगिक के बारे में क्या है, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या रासायनिक संयोजन होते हैं वो कुछ नियमों के अंतर्गत होते हैं। ठीक, इन्हीं नियमों में से हम लोग आज पहला नियम पढ़ेंगे, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस नियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या है, इन नियमों के आने से पहले क्या समझा जाता था कि दो पदार्थ मिलकर जो नया पदार्थ बना रहे हैं, वो नए पदार्थ क्या है, अनुमानों पर आधारित थे कि जो नया पदार्थ है वो कोई निश्चित उसका सिद्धांत ज्ञात नहीं था या नियम ज्ञात नहीं था कि जो नया पदार्थ बन रहा है वो किस नियम से बन रहा है। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके आने से पहले क्या समझा जाता था कि जो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं वो कोई जादुई तरीके से हो रहा है, उसका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत ज्ञात नहीं था। तो जो 1789 में एंटोइन लेवोजियर हैं, उन्होंने ये नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उन केमिस्ट का क्या नाम है? वो क्या है? फ्रांस के केमिस्ट थे, उनका नाम है एंटोइन लेवोजियर।
ये क्या है, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने 1789 में ये नियम को दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो नियम उन्होंने निकाला या ये जो लॉ दिया, ये उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिकल किए उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ठीक, तो एक एक वर्ड को हम लोग तोड़ते जाते हैं, उससे क्या है हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो आप लोग क्या है कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज आपको लगेगी तो उसको नोट करते जाइए और आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास। ठीक, द्रव्यमान का मतलब पहले समझ लेते हैं। द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, मास। द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ की कुल मात्रा किस क्वांटिटी में हो, चाहे आप ग्राम में लिखें, किलोग्राम में लिखें, तो पदार्थ की मात्रा ही क्या है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, और संरक्षण का क्या मतलब है, सुरक्षित रहना, बचना। ठीक, जितना है उतना ही सुरक्षित रहना, उसका क्या मतलब है, संरक्षण, कंजर्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो अभिकर्मक कहलाते हैं, उन पदार्थों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है या उतना ही रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितना द्रव्यमान पहले था, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, किनका द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, जिसको हम लोग अभिकर्मक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं या उसको उत्पाद कहते हैं। जो प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान या जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान है, वो दोनों क्या है, हमेशा बराबर रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया कि द्रव्यमान संरक्षित है। इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। अब आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों का, अभिकर्मक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान या फिर अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान। ये क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों, भाग लेने वाले पदार्थों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकर्मक या रिएक्टेंट। अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान,
कुल द्रव्यमान बनने वाले अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, तो नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मतलब अभिकर्मक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं, बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो किसी भी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में जो रिएक्टेंट हैं या अभिकर्मक हैं या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनका जो टोटल मास या कुल द्रव्यमान है, वो अभिक्रिया के पश्चात जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके टोटल मास या कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर रहते हैं। तो ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आप लोग को क्या है, क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से कुल द्रव्यमान जो रिएक्टेंट का है और जो प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान है या मास है, वो हमेशा बराबर कैसे रहता है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल या पानी का बनना। ठीक, तो हाइड्रोजन मतलब ये हो गया H2 प्लस O2, इससे क्या बन रहा है? पानी का एक अणु बन रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग इनका मास देखेंगे कितना है। ठीक, तो जब प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे 4 हैं। ठीक, यहाँ पे कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4 ग्राम है। ठीक, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है? 16 यूनिट होता है। तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन का परमाणु, तो इन दोनों परमाणुओं का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक, इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा?
36 ग्राम। अब यहाँ पे जो पानी बना है, H2O का एक मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे भी ये बनता है 36 ग्राम। ठीक, तो क्या है, प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित मात्रा में लेते हैं, एक्यूरेट मात्रा में लेकर उसका क्या है, निश्चित अवस्थाओं में जब हम लोग इसका संयोग कराते हैं, रासायनिक संयोग या रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं एक निश्चित क्या है, डेफिनेट कंडीशन में, अब एक निश्चित मात्रा लेते हैं, एक्यूरेट मात्रा। यहाँ पे क्या है, मात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि हम लोग द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे हैं, मास या वजन। ठीक, साधारण शब्दों में हम वजन कह सकते हैं, और ये क्या है, मास है एक्चुअल में, पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन का कितना ग्राम लिया है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, और 32 ग्राम कितना लिया है, ऑक्सीजन गैस। तो इनका टोटल वेट कितना है, टोटल मास कितना है इनका, 36 ग्राम, और जो प्रोडक्ट बना H2O उसका मास कितना आया, 36 ग्राम। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं या अभिकर्मक हैं, उनका जो कुल द्रव्यमान है वो जो बनने वाला पदार्थ या उत्पाद है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक, द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न हो रहा है न ही नष्ट हो रहा है, बल्कि द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान अविनाशी है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मान लो हम लोग देखते हैं, C+O2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखें तो इससे बन रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन है, एक कार्बन परमाणु का एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे 12 ग्राम है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इसका 16 × 2 मतलब 32 ग्राम आ गया ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 44 ग्राम। ठीक, तो लैब में जब ये प्रैक्टिकल किया गया, कार्बन का जब दहन करा रहे हैं या कार्बन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, जो रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, उनका जो टोटल मास है ये कितना है, 44 ग्राम है। और जो प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका भी जो मास है वो कितना निकला, 44 ग्राम। तो ये क्या है, प्रूव करता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं या रासायनिक अभिकर्मक हैं या रिएक्टेंट हैं, उनका जो मास होता है या द्रव्यमान, ठीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या अभिकर्मकों का जो कुल द्रव्यमान है, टोटल मास है, वो बनने वाले पदार्थ या प्रोडक्ट के टोटल मास या कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, तो ये 2 एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो, और नियम लिखने से क्या है, आपका काम हो जाएगा। एक और परिभाषा है, इसी को जो मुख्य परिभाषा है वो क्या कहा गया कि रासायनिक अभिकर्मक क्या है, एक्चुअल में पदार्थ ही है, तत्व क्या है, पदार्थ है, यौगिक क्या है, पदार्थ है। ठीक, तो पदार्थ के रूप में इसकी क्या परिभाषा दी गई, पदार्थ को क्या क्या कहा जाता है, द्रव्य या मैटर कहा जाता है। तो इसकी जो मुख्य परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को, द्रव्य या पदार्थ को या मैटर को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक और परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक
किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक संयोजन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ या मैटर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। In a chemical reaction, matter neither be created nor destroyed. ठीक है, तो किसी भी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में न तो मैटर क्रिएट होता है और न ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य मतलब पदार्थ या मैटर, पदार्थ न तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं, केवल उनका रूप बदलता है। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। ठीक, पदार्थ या द्रव्य की अविनाशिता, अविनाशिता, द्रव्य या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इसका ये मतलब है कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है, संरक्षित हैं और स्थिर हैं। केवल पदार्थों का रूप बदलता है, पदार्थ को या द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे पदार्थ मतलब ये क्या है, एक तत्व है हाइड्रोजन, तत्व मतलब पदार्थ ही है, एक हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन। ठीक, ये दोनों पदार्थ हैं और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, नया पदार्थ बनाया, H2O या पानी बनाया। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग रूप में है ये। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक गैस है, और यहाँ पे जो नया पदार्थ बना है या यौगिक बना है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ लिखने का तरीका केवल बदल गया है। देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, H2 के रूप में लिखे हैं, यहाँ पे ये O2 के रूप में लिखे हैं, और जो नया कंपाउंड बना वो H2O, ये अणु है, ये किसी यौगिक का क्या है, एक अणु है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाए, अणु बनाए। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाए, यौगिक बनाए, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए। ठीक, तो पदार्थ तो वही है, यहाँ जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो पदार्थ वही रहेंगे और उतनी ही मात्रा में रहेंगे, केवल उनका रूप या अवस्था बदल जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। तो यहाँ हमने लिखने का तरीका बदल दिया है। इसका जो पिछला एग्जाम्पल था वो भी देखिए। इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो क्या था,
ये पहला एग्जाम्पल है, इसको आप लोग पदार्थ की अविनाशिता के नियम में इसे एग्जाम्पल को देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिए थे, C+O2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, CO2। ठीक, यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे CO2 भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या है, यौगिक का निर्माण किए, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पे दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और इनका जो मास रहेगा इतना ही रहेगा। रिएक्टेंट या अभिकर्मक का जो टोटल मास है ये प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ पे दो परमाणु है, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु है। तो पदार्थ वही है, केवल इनका रूप बदल गया है। इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, द्रव्य या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। एक और प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, हमने दो प्रकार से समझ लिया। एक तो टोटल मास के रूप में समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो कुल द्रव्यमान है, चाहे अभिकर्मक का द्रव्यमान या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रोडक्ट का द्रव्यमान, वो क्या है, हमेशा समान रहता है, उनकी मात्रा बराबर रहती है। दूसरा परिभाषा हमने क्या सीखा कि जो द्रव्य है या पदार्थ है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदलता है। अब तीसरे प्रकार से हम इसी नियम को कैसे समझेंगे, तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं या जो रासायनिक संयोजन है वो क्या होता है, उसमें केवल परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होता है। परमाणु क्या है, पुनः व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम लोग एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं, मॉडर्न साइंस का एक एग्जाम्पल, जैसे CH4 का मान लो हम लोग क्या करा रहे हैं, दहन करा रहे हैं, कंबसन करा रहे हैं। ठीक, कंबसन ऑफ मेथेन। तो CH4 और क्या है, दहन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मेथेन लिए और इससे क्या क्या बन रहे हैं, H2O बनता है और CO2 बनता है। ठीक, तो इसको क्या है, बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O। ठीक, और ये हो जाएगा 2O2। ठीक, मेथेन का जब हम क्या कराते हैं, दहन कराते हैं या जलाते हैं जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे H2O बन रहा है, पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक, ये क्या है, मेथेन है। इसको जब हम लोग जला रहे हैं या इसका दहन करा रहे हैं, कंबसन ऑफ मेथेन या मेथेन का दहन। तो मेथेन का जब दहन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है और CO2, पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कार्बन का कितना परमाणु है, यहाँ पे एक कार्बन का परमाणु है, 4 हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक, एक कार्बन का परमाणु, 4 हाइड्रोजन का, और यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन का परमाणु है, 4 ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और एक कार्बन। ठीक, तो एक और क्या परिभाषा है रासायनिक संयोजन का, कि रासायनिक संयोजन में क्या होता है,
नए परमाणु का निर्माण नहीं होता, बल्कि परमाणुओं का क्या है, परमाणु क्या है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे मेथेन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट क्या क्या है, मेथेन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट क्या क्या है, H2O है, मतलब पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो परमाणु वही है और संख्या भी उतनी ही है। ठीक, परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट में सेम है और यहाँ प्रोडक्ट में भी सेम है। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है, परमाणुओं का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, या परमाणु क्या है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। परमाणु क्या है, अविनाशी होते हैं और केवल रासायनिक संयोजन में क्या है, उनको क्या है, उनकी पुनर्व्यवस्था होती है, वो रीअरेंज होते हैं। और यहाँ लिखने का तरीका केवल बदल गया और पदार्थ नए पदार्थ में बदल गए, लेकिन पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या है, सेम है। ठीक, यहाँ इनका मास सेम रहेगा, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी मास सेम रहेगा, एलिमेंट सेम रहेंगे और उतनी ही मात्रा में रहेंगे, परमाणुओं की मात्रा भी समान रहेगी। तो ये क्या है, कंप्लीट हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, और इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। तो जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का महत्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, इसका क्या महत्व है, तो इस नियम को फ्रेंच साइंटिस्ट किसने दिया था, जो केमिस्ट थे, एंटोइन लेवोजियर। ठीक, इन्होंने क्या है, इस नियम को दिया था। इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था, सबसे पहले इन्होंने किया था, मरकरी को लिया था, मर्क्यूरी को, और उसको क्या है, लगातार 12 दिन तक एक जो सील्ड ग्लास वेसल है, कांच का जो बर्तन है, उसको उसमें लगातार 12 दिन तक मर्क्यूरी को ऑक्सीजन के साथ क्या है, हीट किया था। ठीक, हीट ऑफ मरकरी। इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था, मरकरी लिया था, Hg से इसको दर्शाते हैं, इसको क्या है, गरम किया था एक सील्ड, ठीक, बंद कांच के वेसल या कांच के बर्तन में, या जिसको हम लोग रिटॉर्ट कहेंगे, और बना था ये मर्क्यूरी ऑक्साइड। ठीक, ठीक, तो एंटोइन लेवोजियर ने सबसे पहले, इन्होंने क्या है, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, लैब में बहुत सारे प्रयोग किए, उसके आधार पर ही ये नियम दिया था। तो सबसे ज्यादा जो चर्चित जो प्रैक्टिकल था यही था कि मरकरी लिया, मरकरी का क्या है, यहाँ पे हीट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, एक कांच का वेसल लिया था, कांच का एक बर्तन लिया था, उसमें मरकरी लिया और ऑक्सीजन जो हवा है, तो मरकरी की एक निश्चित मात्रा ली उन्होंने, एक एक्यूरेट मात्रा लिया मरकरी का, और 12 दिन तक इसको हीट किया। तो लास्ट में क्या मिला, जितनी मात्रा उन्होंने मरकरी की ली थी और ऑक्सीजन, ठीक, उन्होंने कांच के जो वेसल है उसका क्या है, वेट निकाल लिया था, जो एक एक्यूरेट बैलेंस होता है, जो केमिकल बैलेंस या जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, उससे क्या है, एक्यूरेट मास पहले ही निकाल लिया था उस कांच के वेसल का, जिसमें मरकरी और हवा थे या ऑक्सीजन था। और बाद में जब मरकरी ऑक्साइड बना, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिला,
और ये क्या है, मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस है। बाद में जब 12 दिन के बाद जब उस कांच के वेसल का फिर से वेट निकाला तो इतना ही क्या है, मास निकला जितना पहले 12 दिन के पहले जो मास निकाला था, जो वेट किया था, उतना ही निकला जितना बाद में मरकरी ऑक्साइड का निकला। ठीक। और क्या क्या रिएक्शन, उन्होंने बहुत सारे धातुओं के क्या है, दहन रिएक्शन, उनको क्या है, जलाने की अभिक्रिया की थी। जैसे फास्फोरस को भी उन्होंने जलाया, सल्फर और बहुत सारे धातुओं, टिन को उन्होंने क्या है, एक कांच के फ्लास्क में कांच के फ्लास्क को क्या है, उन्होंने सील्ड कर दिया। उसके अंदर जैसे हम लोग फास्फोरस को जैसे जलाना है तो एक फ्लास्क ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा रेत डाल देते हैं, फास्फोरस का एक टुकड़ा लेते हैं और कॉर्क को, एक रबर के कॉर्क से उस वेसल को क्या है, सील कर देते हैं। फिर उसको क्या है, जलाते हैं, गरम करते हैं। और जलाने से पहले जो कांच का फ्लास्क है या वेसल है उसका वेट लिख लेते हैं, हमेशा एक्यूरेट मास ही लेते हैं। ठीक। जो जो हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उसका एक्यूरेट मास क्या है, केमिकल बैलेंस से मेजर कर लेंगे कि कितना ग्राम है। ठीक, रिएक्टेंट। और प्रैक्टिकल के बाद या केमिकल रिएक्शन के बाद फिर से उस जो ग्लास वेसल है या कांच का जो बर्तन है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद उस वेसल का फिर से जब हम लोग वेट करते हैं या मास निकालते हैं तो सेम उतना ही होता है जितना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले था। तो लेवोजियर ने क्या है, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। उन्होंने क्या है, मरकरी को हीट किया 12 दिन तक, बहुत सारे धातुओं का जो दहन अभिक्रिया है वो सब किया, और लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मकों का द्रव्यमान है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट है उनके द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक। तो उस समय के लिए क्या था, एक प्रकार का ये केमिकल क्या है, एक रिवॉल्यूशन था, एक प्रकार की क्रांति थी। और उनके इस नियम को देने के लिए, इस योगदान के लिए ही उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवोजियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। और लेवोजियर ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की पहचान की। ठीक। साथ ही साथ हाइड्रोजन एलिमेंट की भी पहचान किसने की, एंटोइन लेवोजियर ने की। इसलिए एंटोइन लेवोजियर के योगदान के लिए ही उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। अब जानते हैं इसके क्या क्या अनुप्रयोग है ना। हमने क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया है, तो महत्व या अनुप्रयोग क्या क्या है आइए देखते हैं। ठीक। तो इस नियम के आने से पहले साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन को क्या समझते थे कि एक प्रकार वो अनुमान पर आधारित थे। लेकिन लेवोजियर ने क्या है, ये कहा कि सभी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, एक निश्चित नियमों के अंतर्गत होते हैं, और इसके अंतर्गत उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। इसी नियम के आधार पर हम क्या है, किसी भी रिएक्शन को क्या है, बैलेंसिंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल अभी जो हमने देखा था, H2 प्लस O2, इससे क्या बना था, H2O बना था। ठीक। और ठीक, यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 4 परमाणु यहाँ भी हाइड्रोजन के हैं, यहाँ 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, यहाँ भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आने के बाद ही, क्योंकि इस नियम ने ये सिद्ध कर दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर होता है, या जितने परमाणु
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही परमाणु प्रोडक्ट में भी होते हैं। इस कारण से हमको केमिकल रिएक्शन को हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा ही ये पता चला कि केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस फॉर्म में लिखना जरूरी है, क्योंकि परमाणु क्या है उतने ही होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद उतने ही परमाणु होते हैं, केवल उनका क्या है जो रूप है या स्टेट है, अवस्था है, वो केवल बदल जाता है। ठीक, और अब हम लोग देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के महत्व के बाद एक तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या है बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, और इसका एक क्या महत्व है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, क्योंकि जो एंटोइन लेवोजियर थे उन्होंने क्या है दहन की अभिक्रियाओं का बहुत सारा प्रायोगिक अध्ययन किया, उसके बाद ये नियम दिया। एंटोइन लेवोजियर के नियम देने से पहले जो दहन अभिक्रिया है वो ऐसा माना जाता था कि दहन की अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनमें क्या है एक फायर एलिमेंट पाया जाता है जिसको क्या है फ्लोजिस्टिन कहा जाता था। तो वो उस समय ऐसा समझा जाता था कि एक फायर एलिमेंट दहन वाले अभिकर्मकों में पाया जाता है, इस कारण से दहन होता है और वो फायर एलिमेंट क्या है बाद में वातावरण में मिल जाते हैं। तो जो लेवोजियर है उन्होंने इस फ्लोजिस्टन नामक जो पदार्थ था या फ्लोजिस्टन नामक जो सिद्धांत था उसको उन्होंने गलत सिद्ध किया और दहन के लिए नियम का प्रतिपादन किया। ठीक, अब इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या है हम लोग सीमा देख लेते हैं कि क्या वास्तव में सभी प्रक्रियाओं के लिए ये नियम सही है क्या। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है जितनी भी साधारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो दैनिक जीवन में होते रहते हैं या फिर जो हम लोग लेबोरेटरी में हम जितनी भी साधारण अभिक्रियाएं करते हैं, अगर उसको हम लोग सील बंद जो कांच के जार में करेंगे, एक क्लोज्ड सिस्टम में करेंगे। क्लोज्ड सिस्टम का क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम जो न रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो किसका द्रव्यमान का स्थानांतरण जिसमें नहीं होता वो क्या है क्लोज्ड सिस्टम होता है। अगर केमिकल लैब में लेबोरेटरी में हम एक क्लोज्ड सिस्टम एक कांच का वेसल लेंगे, उसको क्या है सील कर देंगे या सील बंद कर देंगे और उसमें अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है हमेशा सही ही पाया जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है जो अगर हम लोग एक्यूरेट मास लें और सील बंद जार में अगर उसको करेंगे तो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। और ये नियम किन अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। ठीक, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं या न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं किसमें होती हैं, सूर्य तारे इन सब में क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है ये अभिक्रियाएं क्या हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन है और न्यूक्लियर फिजन अभिक्रियाएं हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। इन अभिक्रियाओं में थोड़ा सा द्रव्यमान है वो बहुत सारे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, बाकी जितने केमिकल रिएक्शन हैं जिनको हम लोग लैब में करते हैं एक सील्ड क्या है सिस्टम में करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम में करते हैं
उन सभी रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है। और जो बाकी जितने रिएक्शंस हैं जो फॉलो नहीं करते, उनमें केवल कुछ ही द्रव्यमान बहुत सारे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और बाकी जो केमिकल रिएक्शन हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, उनमें द्रव्यमान की बहुत थोड़ी सी मात्रा 10⁻⁹, ठीक। जो द्रव्यमान की बहुत थोड़ी सी मात्रा का क्या है, लॉस होता है 10⁻⁹ ग्राम, जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा है जिसको नगण्य मान लेते हैं। इसलिए लैब में क्या है, अगर हम लोग सिंपल रिएक्शंस करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि द्रव्यमान की कुछ मात्रा का लॉस हुआ है या नहीं, क्योंकि नगण्य मात्रा का ही लॉस होता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें क्या है, द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है थोड़ी ही मात्रा में। और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, एटॉमिक बम या एटॉमिक जो रिएक्टर होते हैं, उनमें भी द्रव्यमान की थोड़ी सी मात्रा बहुत अधिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में ये नियम क्या है, लागू नहीं होता। बाद में क्या है, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था E=mc²। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा था कि जो ऊर्जा है और द्रव्यमान है वो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अगर द्रव्यमान थोड़ा बहुत भी नष्ट हो रहा है तो वो ऊर्जा के फॉर्म में नष्ट हो रहा है, या ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक। तो आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया। ये मतलब क्या है, ये एनर्जी है या ऊर्जा है, m क्या है, मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर द्रव्यमान जो लॉस हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, और जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान के रूप में रहता है। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, या तो ऊर्जा के रूप में है या द्रव्यमान के रूप में है, और ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, स्थिर मात्रा में है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम, जो मॉडर्न साइंस है, वो अब ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है, ऊर्जा और द्रव्यमान के रूप में रहते हैं। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसको अब हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ठीक। तो अब क्या है, ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, ब्रह्मांड में हमेशा स्थिर रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो बहुत सारे साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या है, बिल्कुल सही तरह से क्या है, ये सिद्ध हो चुका है। केवल सैद्धांतिक फॉर्म में ही द्रव्यमान की थोड़ी सी मात्रा एक नगण्य रूप ही क्या है, लॉस होती है, ठीक। तो आज की क्लास को अगर आप लोग अच्छी तरह से बार बार समझ लेंगे तो आपको ये नियम क्या है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो दूसरा नियम है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।